हेलो सर। हाय मीर। गुड गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। इवनिंग टुडे। सर तो शुरू करें। हाँ प्लीज। अकेलापन जब एकांत पे बदलने लगता है, तभी एक लेखक का कलम चलने लगता है। प्रेजेंटिंग एंड वेलकमिंग भावनगर का एक लड़का, जिसे था राइटर बनना। उसके सपने में आते थे डायरेक्टर और बोलते थे कट। उसके सपने में आते थे डायरेक्टर और बोलते थे कट। प्रेजेंटिंग एंड वेलकमिंग सुस्वागतम नीरेन भट्ट as lyricist, writer, dialogue writer, and screenwriter. Welcome, sir, to our थैंक platform. यू। पहला सवाल पूछने से पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ भेड़िया। थैंक यू सो मच। भेड़िया भेड़िया दहाड़ रहा है, बहुत जोरों से दहाड़ रहा है और थिएटर के पर्दे फाड़ रहा है। इतना मैं पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सर। और ये ब्लॉकबस्टर राइड चलती ही रहे। मैं चाहूँ, फैंस चाहे, मैं भी वो फैंस में से एक ही हूं, क्योंकि दूसरी बार तो देखनी था भेड़िया। तो सर, आपका भावनगर से मुंबई शिफ्ट होना कितना डिफिकल्ट, कितने मतलब एक चैलेंजिंग रहा था कि एक रिस्क होता है कि करियर के लिए एक करियर छोड़ के जाना एक रिस्क होता है राइटर बनने के लिए, ऊपर से फैमिली का अलग प्रेशर। सो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू ओवरकम? एक्चुअली सी, मैं तो शिफ्ट हुआ था तो एमबीए करने के लिए शिफ्ट हुआ था, तो इसलिए शिफ्ट होना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। करियर शिफ्ट करना था एक रिस्क, क्योंकि मैं एमबीए किया था मैंने और मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, और वो सब छोड़ के मैं फिर राइटर बनने के लिए मैंने करियर शिफ्ट किया। तो वो एक चैलेंज थी, बट ये क्रिएटिव फील्ड है तो इसमें आप आते हैं इसलिए अगर आप पैशनेट है इसके लिए और आप अपना पैशन परस्यू करना चाहते हैं, तो जब आपके पास पैशन होता है, आप अपने आप में आपको आत्मविश्वास होता है कि ये नए फील्ड में भी मैं उतनी सफलता से काम कर पाऊंगा जितना प्रीवियस फील्ड में कर पाता था, तो फिर आप कर पाते हैं। मतलब वो रिस्क है लेकिन साथ में मजा भी है, जो जो आपको पसंद है वो चीज करने का। तो दोनों चीजें हैं, पर इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए, पर क्योंकि मुझे मजा आता था लिखने में तो चीजें आसान हो गई मेरे लिए। अभी मतलब बहुत साल हो गए आपको, मतलब अभी तो मैं आपका ग्राफ देख रहा हूँ एज अ राइटर, एज अ लिरिसिस्ट। यू आर डूइंग, आपका ही बोलबाला चल रहा है सर। और दूसरा मेरा एक सवाल है। आप जब राइटर की तरफ से एक स्टोरी लिखते हो, तो कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए लिखते हो, या स्टोरी जो सोशल मैसेज दे रही उसके हिसाब से उसका स्क्रीन प्ले लिखते हो? देखो, मैसेज देने के लिए तो कोई फिल्म बनती नहीं है, फिल्म बनती है लोगों को मनोरंजन करने के लिए, लोगों का एंटरटेन करने के लिए। तो बिल्कुल ही मैसेज हम दिमाग में नहीं रखते। कोई भी राइटर जब लिखता है तो वो मैसेज दिमाग में नहीं रखता। मुख्य जो चीज होती है वो आपकी स्टोरी होती है, वो आपके पात्र होते हैं, आपके किरदार होते हैं, और आप उनको लेके चलते हैं। और फिर अगर साथ में एक एक कोई थीम है जो सोशली रिलेवेंट है, और एक कोई कोई ऐसी चीज है जो आप कह सकते हैं स्टोरी के थ्रू, तो वो बाद में आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन प्रिडोमिनेंटली आप कहानी कहते हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए, और कहीं पे हमारी कोई भावना नहीं होती कि हम कोई मैसेज दे दे और लोगों को समाज को सुधार दे और ये कर दे। तो वो एक्चुअली मिसनॉमर है। अगर वो सोच के आप करते हैं तो आप सोशल अवेयरनेस कैंपेन बना रहे हैं, आप फिल्म नहीं बना रहे। क्योंकि आप फिल्म बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले आपका जो काम है वो है लोगों का मनोरंजन करना, उनको एंगेज करना, उनको हंसाना या रुलाना, या सस्पेंस है तो ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स रखना। तो मेन तो वही है। फिर अगर साथ में अगर आप कुछ चीज कह सकते हैं तो वेल एंड गुड। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक गोल्डन एरा आपने
लाया है अभी भी सीरियल के माध्यम से, वो जिसने हमें हंसाया, जिसने हमें रुलाया, जिसने हमें सीख भी दी। मैं बात कर रहा हूँ सर तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो सर आपका हिडन जेम है, और उसके बारे में अभी क्या बोलना चाहते हो? दैट देखो, एक तो वो इतना मेरा सक्सेसफुल हिडन जेम उसका नहीं है। एरा रहा। तारक मेहता बहुत लेजेंडरी राइटर है। 63 से उनका कॉलम चित्रलेखा में आता था, और ये जो टीवी पे चल रहा है उसका सीरियलाइज अडेप्टेशन है, और वो भी आसित कुमार मोदी ने किया है। मैंने सिर्फ बीच में कुछ साल वो सीरियल लिखा है, तो मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, बट या आई मीन हैड अ गुड टाइम राइटिंग दैट शो। और मुझे काफी मजा आया वो लिखने में, और उसका एक यूनिक ह्यूमर है, उसके अच्छे किरदार है, जो कि मैं पढ़ के बड़ा हुआ था, क्योंकि मैं उस कॉलम का बहुत बड़ा फैन था जो लेजेंडरी तारक मेहता ने लिखी थी। तो उसी का हमने एक टेलीविजन विजन में जो अडेप्टेशन है, उसको हमने हमारी ओर से जस्टिस करने की कोशिश की है। और जितने साल मैं लिख रहा था, उतने साल मैंने कोशिश की, दूसरे भी बहुत सारे लेखक उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबने कोशिश की है, और कहीं ना कहीं वो कोशिश कामयाब रही है। हाँ सर, तो भेड़िया पे आते हैं। भेड़िया की कहानी सर अभी ऐसा है कि ये ऐसा जॉनर है जो इंडिया में बहुत उसकी मतलब गिनी चुनी फिल्में बनी होगी ऐसे जॉनर में। तो उसकी कहानी लिखने के टाइम आपको मतलब कैसा हुआ कि ये मतलब नर्वसनेस हुई कि ना ये स्टोरी में ये फिट नहीं बैठ रहा, तो यार ये लोगों को एंगेज नहीं करेगा। तो ये रिस्क भी है क्योंकि इतना अलग जॉनर लाना अपने इंडियन ऑडियंस के सामने इज टू बिग चैलेंजिंग मोमेंट। एंड you too for taking the audience to the another level. सो हमको ऑडियंस को एंगेज भी करना है और स्टोरी के साथ फ्लो के साथ हमें उनको मजा भी देना है। तो कितना मतलब चैलेंजिंग था क्योंकि बहुत ही अलग स्टोरी है ये। देखिए, एंगेजिंग तो काफी था, क्योंकि मैं एक गुजराती हूँ, और मैंने वो स्टोरी पूरी अरुणाचल प्रदेश में सेट की है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, वहाँ की चीजों को मैंने समझा, सीखा, उनके कल्चर को समझने की कोशिश की, उनकी चीजों को, और साथ में जो एक ब्रॉड एक तो जॉनरा था वेयरवुल्व्स का, तो उसको एक एक नया आयाम देने की कोशिश की है कि आज तक वर्ल्ड सिनेमा में ऐसी वेयरवुल्व फिल्म आपको देखने को नहीं मिलेगी जैसी हमने बनाई है। तो एक वो भी एक एस्पेक्ट था जिसको करने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। तो काफी सारी चीजें थी जो करने की कोशिश, तो मैं तो हमेशा जो भी फिल्म लिखता हूँ या जो भी सीरीज लिखता हूँ, कि असुर है या बाला है या रे है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि कुछ नया करूं, कुछ जो जो एक सेट ट्रेंड है उसको तोड़ के कुछ इनोवेट करने की कोशिश की जाए, कुछ जॉनरा को तोड़ा जाए, कुछ उसमें से नई चीज निकाली जाए। तो हमेशा वही कोशिश रहती है, इसमें भी वही कोशिश की है हमने, और जहां तक मुझे लगता है काफी हद तक कामयाब भी रहे इसमें। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि भेड़िया मतलब उसके ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स थे, उसमें वीएफएक्स प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप जब राइटिंग करते हो तो कोई भी फिल्म हो, बाला हो, फिर भेड़िया हो, या आपकी कोई भी फिल्म हो, उसमें वीएफएक्स ओरिएंटेड सीन हो, और उसमें वीएफएक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आपने अच्छा सीन तो लिख दिया बट उसमें वीएफएक्स अच्छा नहीं रहा, तो लोगों को वो मतलब रियून कर देता है पूरे सीन को, तो वो लोगों को नहीं, देखो, पसंद भी नहीं आ सकता। वीएफएक्स तो बाकी सब हाउ। फिल्मों में तो मिनिमल रहते हैं, मतलब ये भेड़िया ऐसी फिल्म है कि जो कि वीएफएक्स हैवी है। जैसे बाला आप देखे, या आप दूसरी फिल्में जो मैंने लिखी है, वो कोई इतनी वीएफएक्स हैवी नहीं है। उसमें शायद एक आध न्यूज का स्क्रीन होता है, या ऐसे एक दो चीज होती है जो कि वीएफएक्स में करनी पड़ती है, बेसिक जो वीएफएक्स होता है। ओके, तो वो तो आप दिमाग में यस। कभी रख के लिखते नहीं है, पर अगर ऐसी फिल्म है जो कि पूरी वीएफएक्स पे ही डिपेंडेंट है, तो आपको सोचना पड़ता है, जैसे भेड़िया है, कि वो कैसा दिखेगा, कहाँ
कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आप कोशिश करते हैं कि आप भी इन्वॉल्व रहे क्रिएटिव प्रोसेस में, और जो भी एनिमेटर्स है वो जो दे रहे हैं वो आप देखें, आपको उससे से भी काफी सीखने को मिलता है, काफी दिशाएं खुलती है। तो हाँ, वो दिमाग में रखना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है उससे स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट पे वो चीज सही आ रही है तभी जाके वो वीएफएक्स में सही आएगी। तो आपकी जिम्मेदारी पहली है कि अगर आप स्क्रिप्ट पे वो करेक्ट चीजें लिखे, तभी जाके वो वीएफएक्स वाले उसको अच्छी तरीके से न्याय दे पाए। सर, वरुण धवन का कैरेक्टर भास्कर जिसका नाम है भेड़िया में, तो उसका उनका कैरेक्टर लिखते हुए आपको कितना मतलब चैलेंजिंग लगा? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है उसके अंदर, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा वो भेड़िया भी बन जाता है, फिर क्या क्या हरकतें करता है और कितने लोगों को परेशान करता है। नहीं देखो, वो चैलेंजिंग मतलब तो सारे आप कैरेक्टर्स ही है लिखने में। ओके, तो वो कैरेक्टर भी चैलेंजिंग है क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट है और उसका पूरा आर्क है फिल्म में कि वो एक ग्रीडी कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि जिसको नेचर वेचर की कुछ पड़ी नहीं है, जिसको सिर्फ पैसा कमाना है, और कैसे वो अल्टीमेटली जाके जो बनता है वो बनता है। तो वो एक पूरा उसका आर्क है। एंड हमने कोशिश की है पूरी पूरी कि उसको पूरा न्याय दे, और उसका जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक सही लगे। ओके, कहीं ना कहीं लोगों को पता चले कि ये आदमी जो ऐसा था ये ऐसा क्यों बना। कि तो और जो चैलेंजिंग चीज थी इसमें, कि वो जो मेरे दिमाग में थी, जो मैं करना चाहता था, वो ये थी कि आप एक हमेशा एक नेटिव्स और आउटसाइडर्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि आप जहाँ के जो मूल निवासी होते हैं और कोई बाहर से आता है, तो उन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता है। ठीक है, वो आप जूइश और क्रिश्चियंस के बीच में देख सकते हैं, मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में देख सकते हैं, आर्यंस एंड द्रविडियंस के बीच में देख सकते हैं। काफी जगह पे वो कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखने में, बॉम्बे में भी बहुत ही प्रिवेलेंट है वो कॉन्फ्लिक्ट, जो कि यस, यूपी बिहार से आते हैं और यहाँ के मूल निवासी है उनके बीच में। और उसका मेन जो जो यस, उसका प्रतिभाव होता है लोगों का, वो ये होता है कि एक होता है डर और एक होता है हिंसा, यानी कि वायलेंस। और अगर आप यही चीज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो अ, जो जंगल है उसमें उसके मूल निवासी प्राणी, और हम लोग जो है वो बाहर से आते हैं जंगल। तो वहां भी जो जंगल का रिएक्शन है वो सेम है। ओके, कि वो अगर अपने यस। आप को, वो डर पहले महसूस करता है और फिर जो है वो हिंसा हम्म, का वो दिखाता है हिंसा। तो वो जो दिखा चीज था। है वो मैंने सारे पात्रों में और सारे किरदारों में करने की कोशिश की है, कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो भी एक लेवल पे बाहर वाले लोगों के प्रति एक ऐसा हॉस्टाइल बिहेवियर है उनका, और जो जो ऑब्वियसली जो भेड़िया है उसका भी एक हॉस्टाइल बिहेवियर है टुवर्ड्स द पीपल हु वांट टू कट द जंगल। ओके, तो एक ब्रॉड थीम है जिसको लेके पूरी कहानी होनी गई है। तो चैलेंज वो थी कि ये थीम को कैसे ये हंसी ठहाकों के साथ और मनोरंजन के साथ, थोड़े जंप स्केयर्स के साथ, थोड़ी डरावनी चीजों के साथ कहा जाए। और सर, स्त्री टू और इसका कनेक्शन किसने सोचा था? मतलब आपने सोचा था या अमर सर ने सोचा था? नहीं, हम लोगों ने मिलकर ही दैट सोचा था। टू कनेक्ट दिस काइंड। मेन आइडिया अमर ओके। के और से आया था कि अभी इसको ज्वाइन करना है, और बिकॉज वो एक सिर्फ क्रिएटिव कॉल नहीं है, वो मतलब प्रोफेशनल कॉल भी है प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का, कि इसको, इस कहानी को इसके साथ जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। तो वो एक कॉल ऑब्वियसली वो डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का होता है, और फिर कैसे जोड़ना है उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं एक लेखक के तरीके से। और सर, आपने पहले बोला कि वेयरवुल्फ का आपने एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़े टाइम पहले, कि भेड़िया की स्टोरी के लिखने के टाइम, और तो कितना इंस्पिरेशनल और कब राइटिंग शुरू हुई थी भेड़िया की?
जब बाला रिलीज हुई थी उसके 1 महीने के बाद 2019 में दिसंबर में चालू किया था, और फिर 1 आध महीने हम लोग वो विचार के ऊपर थोड़ा सोच मतलब पका रहे थे उसको। तभी कोरोना का लॉकडाउन हो गया, और फिर लॉकडाउन में काफी सारी कहानी लिखी गई। फिर हम लोग जब पहला लॉकडाउन खुला तो अरुणाचल प्रदेश गए, फिर वो कहानी उसका एक और स्वरूप हमारे सामने आया। थोड़ी चीजें उसमें ऐड हुई वहां जाने के हिसाब से, उनका कल्चर आया, उनके लोग यस। आए, और फिर वो ऐसे ही बनती रही। पर ओवरऑल वो 2020 में पूरा कोरोना काल में लिखी गई कहानी। राइटिंग मतलब 2022 तक थी। करेक्ट। तो इसीलिए वो जो यापूम उधर का जो फोकलोर है, उधर का जो एक लेजेंड है, अ, वो उसको हमने उसको नाम दिया है विषाणु। ओके, जो कि जिसको वायरस को विषाणु कहा जाता है। ओके, सो वो डायरेक्ट एलिगरी वो है कि अगर तुम जंगल काटोगे तो वायरस तुम्हें काटेगा। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कोई फ्लाइंग फॉक्स या यस। कोई बैट चमगादड़ कोरोना का वायरस लेके आया होगा, ऐसे ही ये भी एक वायरस है जो कि इंसान को वेयरवुल्फ बना देता है, दूसरे लोगों को मारने पे मजबूर कर देता है। ये जो एंगल आपने डाला था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि लोगों को वो वही से कनेक्ट करेगा, क्योंकि कोरोना का जो सिचुएशन है वो उधर से गुजर चुके हैं, तो कनेक्ट तो ऐसा डायरेक्ट करेगा सर। हम्म। और दूसरा सर ये है कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, आपने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। बजट आता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट आपको कौन से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम करना अच्छा लगता है वो आप? नहीं, ऑब्वियसली देखो, मुझे मजा ज्यादा आता है गुजराती में काम करने का, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी मदर टंग है। और मैं पसंद करता हूँ ज्यादा हिंदी में काम करना, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं उसके थ्रू। तो ये मेरा पर्सनल वो है कि मजा तो ज्यादा गुजराती में आता है, पर गुजराती इंडस्ट्री रीजनल इंडस्ट्री है, तो उससे इतने लोगों तक आप पहुंच नहीं सकते, उसके बजट्स लिमिटेड है, तो ऐसी कहानियां नहीं बता सकते कि जिसमें इतना हैवी वीएफएक्स हो या बड़े स्केल पे माउंटेड हो। पर मजा ज्यादा ऑब्वियसली गुजराती में आता है, क्योंकि भाषा जो है वो मदर टंग मातृभाषा है आपकी। आप अगर आपको आधी रात को कोई जगह के कोई पूछता है कोई भी सवाल, तो आप जवाब देते हैं अपनी मातृभाषा में, आप सपने देखते हैं अपनी मातृभाषा में। तो ऑब्वियसली वो लिखना ज्यादा यस। मजा उसी में आता है। और बाला की बात करें सर, तो वो जो आपने जो स्टोरी लिखी है एक गंजे आदमी की लिखी है, तो कैरेक्टर सच में मुझे बहुत ही ऐसा अटपटा सा लगा था। हम्म। जो जब मैंने बाला देखी थी आयुष्मान खुराना हम्म। की, तो उसमें सच में इमोशनल कनेक्ट हो गया था मैं। हम्म। उसकी स्टोरी लिखने के टाइम अमर कौशिक के साथ आप बैठे थे, तो मैंने ऐसा सुना है, आपने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला है कि डायरेक्टर साहब के थोड़े बहुत एक्सपीरियंस मिला कि आपने वो स्टोरी में हाँ, एडिशनल करके वो उनके पूरा उनके बाल स्क्रिप्ट जा बनाया। रहे थे और तो उन्होंने मुझे अपने अनुभव कुछ बताए, तो अ, उसके ऊपर से मुझे ट्रिगर हुआ कि हाँ यार, इसमें कुछ है, क्योंकि मेरे तो बाल कभी ऐसे झड़े नहीं है और मुझे गंजेपन का खतरा कभी रहा नहीं था। तो अमर ने मुझे अपने कुछ अनुभव बताए, जिसके ऊपर से मुझे काफी काफी इंस्पिरेशन मिली। वो मतलब बहुत ही आयरोनिकल सिचुएशन होती है कि जिसमें एक तरफ से वो फनी भी है और एक तरफ से वो आदमी एक सफर भी कर रहा है, तो वो चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। उसने काफी किस्से मुझे बताए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, बाल जाते हैं जो नहाने के बाद नाली में, तो वो देख के जान जलती है। जब आप व्हेन यू कॉम्ब योर हेयर, तो उसमें थोड़े बाल आ जाते हैं, वो देख के दुख होता है। तो ऐसी काफी सारी चीजें थी जो देख के जो उसने मुझे बताई, और मुझे लगा कि यार इसमें कुछ अच्छी कहानी बुनी जा सकती है, क्योंकि ये एक सिर्फ वो गंजेपन के प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक सेल्फ इमेज की बात है, ठीक है, जो हर
पतले मोटे नाटे उसके वजह और से गंजे आदमी को होती। उसके वजह से सर आपने सिचुएशंस भी बहुत अच्छी बनाई उनके मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सिचुएशंस बनी थी उसको देखने में हंसी भी आ रही थी और दिमाग में वो भी हो रहा था यार ये आदमी सफर भी कर रहा हाँ है तो वो बहुत ही अच्छा स्टोरी में बैठा सर। और दूसरा आपने सर रॉन्ग साइड राजू जो प्रतीक गांधी की जो फिल्म है उसके लिए आपने नेशनल अवार्ड जीता था। हम्म, तो पहला नेशनल अवार्ड था। हम्म। तो हाउ वाज द मतलब एक्सपीरियंस मतलब कैसे मतलब फैमिली वालों को कितना मतलब प्राउड हुआ कि दिस इज द नहीं, डे फिल्म को यू मिला था वॉन्ट। नेशनल अवार्ड, मुझे मतलब वो राइटिंग को नहीं मिला था। तो पूरी टीम और बहुत खुश थे यस सब लोग, क्योंकि गुजराती फिल्म को काफी सालों के यस बाद, आई थिंक 24 या 25 साल के बाद मिला था नेशनल अवार्ड। एंड वी फेल्ट वेरी प्राउड, बहुत गर्व का क्षण था सबके लिए। और सबको बहुत ही आनंद हुआ कि हमने कुछ ऐसा किया काम कि जिसको राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्निशन मिला। तो और उसके बाद भी काफी गुजराती फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला। अब हेल्लारो को तो मतलब सारी लैंग्वेजेस की फिल्मों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो वो उसके बाद एक नया सफर गुजराती फिल्मों का चालू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गुजराती फिल्मों को रिकग्निशन मिली। तो हमको जब मिला तो बहुत खुशी हुई थी सबको। यस सर आपको वो नेशनल अवार्ड मिला तो यार सर पूरी टीम को मिला तो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री एक स्मॉल बजट के साथ एक बड़ी छाप छोड़ के गई थी वो फिल्म। इसके वजह से पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन सर फिर से रॉन्ग साइड राजू के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और सर रैपिड फायर राउंड मैं आपके साथ खेलना चाहूंगा। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे उसमें ऑप्शंस होंगे जरूर। तो वो ऑप्शन सिर्फ आपको चूज करने। यस तो फेवरेट जॉनर कॉमेडी हॉरर क्राइम थ्रिलर या रोमांस। यार मेरे लिए ऐसा कोई फेवरेट जॉनर नहीं है, जो भी चीज मुझे चैलेंज करती है मुझे वो करना ज्यादा अच्छा लगता बट सर चूज करना है। है। नहीं, मैं नहीं कर सकता चूज। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो नया है वो मेरे लिए ज्यादा एक्साइटिंग है। सर फेवरेट टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और जीनी और जीजू। मेरी फेवरेट सीरियल है द वायर। ओके ये ऐड करना पड़ेगा सर। हाँ, फेवरेट मूवी भेड़िया बाला रॉन्ग साइड राजू और अरे मेड इन ये तो चाइना। सारे मेरे, मतलब माँ को तो अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, वो कैसे चूज कर। फेवरेट वेब सीरीज सर असुर रे इनसाइड रेज और ब्रेक। अरे तुम मेरी मेरी चीजें, मुझे तो मेरी तो सारी चीजें अच्छी लगती है। सर मोस्ट फेवरेट सर मोस्ट फेवरेट हाँ, आपकी मोस्ट कोई तो फेवरेट फेवरेट सीरीज होगी। सीरीज मेरी रे में हंगामा क्यों बरपा जो है वो मेरी सबसे फेवरेट चीज है जो मैंने लिखी है। रे में जो फोर्थ स्टोरी है ओके जिसमें मनोज वाजपेयी और गजराज राव है, जो अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट की है, उस सीरीज में वो मेरी सबसे ज्यादा यस फेवरेट। और फिल्मों में मेरी ओके फेवरेट फिल्म है, मेरी फर्स्ट फिल्म जो थी रॉन्ग, अरे बेयार, वो मेरी फेवरेट फिल्म। दे यार हाँ, ओके सर। और फेवरेट सॉन्ग आप ही का है सब वाला माओ ने चौगाड़ा गोरी राधा ने काड़ो कान और ओढ़नी चार में से। फेवरेट सॉन्ग इन इन चारों में से मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है। मेरा फेवरेट सॉन्ग एक बहुत ही कोई अननोन अलग सी ही फिल्म में है। आई थिंक बेस्ट ऑफ लक लालू फिल्म का नाम है। उसमें एक धसमस करके गाना था जो सचिन जिगर और मैंने बनाया था, साधना सरगम ने गाया है। तो यस। वो मेरा फेवरेट गाना है, मैंने लिखा। और विच हीरो डू यू लाइक मोस्ट वरुण धवन राजकुमार राव आयुष्मान खुराना और प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी भाई, प्रतीक गांधी, क्योंकि वो सबसे पहले दोस्त है, बाकी सब बाद में वो है। ये दूसरे भी सब दोस्त है पर प्रतीक थोड़ा ज्यादा दोस्त है। मेरी पहली फिल्म से मेरे साथ है। उसकी मोस्टली सभी फिल्मों के परम मैंने या मित्र। तो गाने लिखे हैं या फिर स्क्रिप्ट लिखी है। तो एक एक अलग कनेक्शन है ओके प्रतीक के सर। साथ। हाँ।
Sir, thank you for giving me थैंक यू सो opportunity. मच। ये तो चड्डी है। ये कौन सा जानवर है जो निक्कर पहन के आया है?